अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यू आर ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। आज की हमारी पॉडकास्ट बहुत ख़ास है और उन डेंटिस्ट के लिए है जो अपना क्लिनिक शुरू करने का सोच रहे हैं। और यही सब डिस्कस करने के लिए हमने आज बहुत ख़ास मेहमान को दावत दी है जिनकी कराची में मल्टीपल डेंटल क्लिनिक्स हैं। द मैन बिहाइंड द डेंटल स्टूडियो क्लिनिक्स, डॉक्टर आदिल उमर सन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी। सबसे पहले क्लिनिक्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। जैसे आप डेंटिस्ट तो हैं ही, लेकिन उसके बाद आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, क्लिनिक स्टार्ट करी, तो आप थोड़ा सा अगर हमें बता सकें कि डेंटिस्ट्री के बाद आपने क्या सोचा कि मैं क्लिनिक स्टार्ट करूँ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रेजुएशन हुई है दारुल-सेहत हॉस्पिटल से, लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से। एंड आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई डिड माई हाउस जॉब फ्रॉम इशरत-उल-इबाद। और ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द हाउस जॉब, ऑब्वियसली ये एक स्पेशली मेल्स के लिए थोड़ा सा सिनेरियो होता है कि अब आगे आपने जॉब करनी है, आपने अपना क्लिनिक करना है, क्या करना है। मैंने ऑब्वियसली अपने फादर से, अपनी फैमिली से डिस्कशन की थी इस बारे में। और ऑब्वियसली हमारे टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि आई शुड गो आउट एंड डू फॉर द स्टडीज़। एंड कुछ लोगों का ओपिनियन ये था कि आई शुड स्टार्ट माई ओन क्लिनिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त चीज़ें बहुत अच्छी थी, फैमिली इज़ वेल सेटल्ड, और फादर का भी यही था कि यू कैन स्टार्ट अप योर ओन क्लिनिक। हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ मशवरे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हमने फिर प्लान किया कि वी शुड स्टार्ट ओन क्लिनिक। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने जब अपना फ़र्स्ट क्लिनिक खोलने का सोचा तो आपका मतलब पहला एक्सपीरियंस कैसा था, क्या मुश्किलात आई, क्या क्या आपने जो है वो क्या कहते हैं समंदर पार करा, कुछ बताना चाहेंगे। क्लिनिक बनाने में मुश्किलात तो काफ़ी आई हैं, क्योंकि आपको पता है कि कराची में इतने इदारे हैं, इतनी अथॉरिटीज़ हैं कि आपको उसका नहीं पता होता। हाँ, अगर मैं कहूँगा कोई बंदा बिजनेसमैन है तो उसको शायद बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, कौन कौन सी बॉडीज़ है, कौन सी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कि वो आते हैं आपके क्लिनिक्स में, आपको नोटिस देते हैं, सारी चीज़ें। डीएमसी हैं, सीबीसी है, अगर आप क्लिफ्टन में हैं, डीएचए वाले हैं, और साइन बोर्ड्स वाले आते हैं, एसआरबी वाले आते हैं। तो ये सारी मुश्किलात तो आई हैं, बट ऑब्वियसली इसको विद टाइम हम जो है ना वो टैकल करना शुरू हैं। लेकिन आई थिंक अब ये सारी बॉडीज़ इतनी रेगुलर हो गई हैं, लेकिन स्टिल आज भी बहुत सारे डेंटिस्ट को इस बारे में नहीं पता कि हम क्लिनिक्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई आगे हमें क्या करना है, किस तरह से टैकल करने हैं। क्योंकि अगर आपने 1 साल या 2 साल अगर आपके पास कोई चालान लेके नहीं आया, तो वो आपके पास 3 साल बाद ज़रूर आएगा, और वो लोग जो है ना आपको पिछले 3 साल की पेनल्टी लगा के देते हैं। जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ हाउस जॉब की थी और क्लिनिक हमने प्लान कर लिया था कि हमें बनाना है, तो इसमें 2 डिफरेंट बातें हैं जो साइड बाय साइड चलेंगी। क्लिनिक जब बनाने के लिए हमने प्लान किया तो हमने 1-2 लोगों से ओपिनियंस ली जिनका पहले कोई क्लिनिक्स थे, और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछा। तो उन लोगों ने ये कहा कि आपका जो क्लिनिक है ना, वो एक ऐसा क्लिनिक के अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए कि जब कोई आपकी क्लिनिक में आए तो दे शुड फील वार्म, एक वार्म वेलकम होना चाहिए। क्योंकि इफ़ वी गो लाइक 8 to 10 years बैक, तो आप जब क्लिनिक्स का दिमाग में आप सोचोगे ना, जब उसका तसव्वुर करोगे, तो आप सोचोगे यार वो बहुत गंदा सा एक क्लिनिक होता है। आप सदर में या किसी ऐसे लो स्ट्रीम में, लो एरिया में आप चले जाओगे तो आप बोलोगे यार वहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई थी, वो कोई चुपकली चल रही थी, वहाँ पे कोई ये था। तो ऑब्वियसली अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होना था, और पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम क्लिनिक्स में ऐसा था। तो हमने एक जो है ना वो एक स्टेप लिया, और हमने जो है ना एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया। उस टाइम में ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा थी डिज़ाइनर्स की कि समवन वांट्स टू प्लान देयर ओन क्लिनिक और अच्छा सा बनाना है, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई हमने कहा चलें भाई इसको स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जो है ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनर ऑफ द क्लिनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका क्लिनिक अच्छा डिज़ाइन होगा तो लोग आपके पास आएंगे। अगर आप देखें तो 2015 से अब तक 2025, 10 साल में अब ऐसा ट्रेंड आ चुका है कि हर कोई अपना क्लिनिक जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन कर रहा है।
शैंडिलियर्स हैं, बहुत अच्छे सोफ़ाज़ हैं, दे गेटिंग गुड चेयर्स, डेंटल चेयर्स, बहुत कुशनिंग है, सारी चीज़ें हैं। तो ये डिज़ाइनिंग ऑफ द क्लिनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब मैंने अपनी हाउस जॉब की इशरतुल-ए-बाद में, तो उस वक्त मैं एक दो क्लिनिक्स पे जो है वो इंटर्नशिप करता था। और इवन आफ्टर आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक, तो उसमें भी मैं जो है ना अपनी इंटर्नशिप्स मैंने कंटिन्यू रखी, क्योंकि जो सीखने का फैक्टर है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई हाउस जॉब कर लिए, अब तो मैं डेंटिस्ट बन गया हूँ और अब तो मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर लूँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो एट वेरी फर्स्ट बहुत इजी है सारी चीज़ें कहना। आपके पास इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपके पास बहुत पैसा भी होगा, आपके पास पीआर भी होगी, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप अपना पेशेंट नहीं बना रहे। क्योंकि अगर आप एक पेशेंट अपना बना रहे हो तो उसका मतलब है कि आपको वो रेफ़र करेगा। अगर आप एक पेशेंट ख़राब हो रहा है तो वो पेशेंट आपको रेफ़र नहीं मिलेगा। तो क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले आपका एक ऐसा होना चाहिए कि आपकी एटलीस्ट बेसिक जनरल डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी डायग्नोसिस अच्छी होनी चाहिए, आपका ट्रीटमेंट प्लान अच्छा होना चाहिए, पेशेंट को आपको पेशेंट से बात करने आनी चाहिए, या आपको पता होना चाहिए क्या एथिक्स है, क्या एटिकेट्स हैं, पेशेंट से किस तरह बात करते हैं, पेशेंट के सामने आके बैठते हैं, पेशेंट को पीछे से ग्रीट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से ये बहुत कुछ सीखा। स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू गो टू साउथ सिटी हॉस्पिटल फॉर माई इंटर्नशिप अंडर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद राशिद कुरैशी। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सीखी हैं, एटिकेट्स, मैनर्स, पेशेंट से किस तरह से बात करनी है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि मुझे एक ऐसा मेंटोर मिला था उस टाइम में जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई डेंटिस्ट है या कोई डॉक्टर है जिसने आपको सपोर्ट करा हो कि भाई क्लिनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो एक बैक एंड पे कोई होता है जो सपोर्ट करता है, तो ऐसा कोई था? नहीं, मेरी फैमिली में कोई डेंटिस्ट भी नहीं है और कोई डॉक्टर भी नहीं है। मैंने ऑब्वियसली अपने जो कोलीग्स थे, सीनियर्स थे, अपने जो टीचर्स थे, मैंने उनसे ज़्यादा हेल्प ली थी और उन लोगों ने ही मुझे गाइड किया था। तो उसी बेसिस पे फिर विद टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस और चीज़ों को पता चलता रहा, तो उसी तरह से चीज़ें डेवलप हुई हैं। अच्छा, आप यंग जनरेशन में, मतलब जैसे जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो उनको आप मशवरा क्या देंगे कि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो उसको पहले इंटर्नशिप करनी चाहिए या किसी क्लिनिक में काम करना चाहिए या डायरेक्ट अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दे? देखें, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि अगर आपका वर्क अच्छा नहीं है ना, क्योंकि डेंटिस्ट्री इज़ अ स्किल वर्क, ठीक है ना, काम तो आप सीख लेंगे, अगर अच्छा काम सीखेंगे तो अच्छे पेशेंट्स होंगे। एटलीस्ट आई वुड से कि हाउस जॉब के बाद आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कहीं पे जॉब करें या इंटर्नशिप्स करें, 3 साल के एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप प्लान करें कि आपको क्लिनिक स्टार्ट करना है एटलीस्ट। अच्छा, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट्स की एक कंप्लेंट ये है कि जो क्लिनिक ओनर्स होते हैं या डॉक्टर्स हैं क्लिनिक्स में, डेंटिस्ट, वो हमें रखते नहीं हैं। अगर हम जाते हैं तो जॉब्स तो हैं ही नहीं, वो जाएंगे तो वो ये बोलते हैं कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो कहीं काम नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? चलो ये है कि ज़्यादा डेंटल कॉलेजेस में इतना ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, तो चलो वो विदाउट पेमेंट भी करने को राज़ी हैं। लेकिन कुछ क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि वो तो जो है वो विदाउट पे भी नहीं रख रहे हैं, वो मतलब बुला ही नहीं रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए ऐसे का? बात सही है आपकी, और ये एक बहुत ही अफसोस वाली बात है। बट टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन पास 8 to 9 ईयर्स जितने भी डेंटिस्ट आए, जितने भी लोग आते हैं, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको एंटरटेन करूं। और कभी भी आई डोंट थिंक कि मैंने किसी भी एसोसिएट डेंटिस्ट को विदाउट पे रखा है, कभी भी नहीं। तो क्योंकि मुझे इस बात का ख़ुद अंदाज़ा हुआ और ख़ुद रियलाइज़ हुई थी ये बात जब मैं ऑब्वियसली इंटर्नशिप करता था, 2-3 जगहों पे करता था। तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि यार ऑब्वियसली अब मैंने तो हाउस जॉब कर ली है, लेकिन जो है वो लोग पे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आई थिंक विद टाइम अभी ट्रेंड काफ़ी बेहतर हुआ है, और आई थिंक इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप कहीं पे हाउस जॉब के बाद कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें फॉर कपल ऑफ मंथ्स। क्योंकि देखें, आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं।
अगर आपको काम करने का शौक़ है और आप अपने जो क्लिनिक ओनर है या जहाँ भी आप इंटर्नशिप करें, आप अपनी वैल्यू खुद बनाएं और वहाँ पे आप उनको दिखाएं कि हाँ, आई एम इंटरेस्टेड इन माय वर्क और मुझे काम करने का शौक़ है, मुझे सीखने का शौक़ है, तो वो खुद ब खुद आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। खैर एक जगह देखा था कि वो किसी ने अप्लाई करा था अटैचमेंट के लिए, तो अटैचमेंट के लिए भी मना कर दिया था। तो उस ऐसे ओनर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, आई थिंक जब हम ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आज के ज़माने में आई थिंक कोई भी जो यंग डेंटिस्ट है ना या यंग डेंटल क्लिनिक ओनर है, वो इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि कोई ना कोई उसके क्लिनिक पे अटैचमेंट करें। लेकिन जो टू सैडली और कुछ लोगों को, कुछ सीनियर्स को ये बात शायद मेरी बुरी भी लगे, कुछ प्रोफेसर्स को या जो भी सीनियर्स हैं, मतलब मुझसे अगर 10 साल भी सीनियर हैं, उस ज़माने में, उस टाइम में, आज से 15-20 साल पहले लोगों को अटैचमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे थे। कुछ टीचर्स का माइंड ऐसा है, आज भी कुछ कुलीग्स ऐसी बात होती तो वो बताते हैं यार हमारे सीनियर तो ऐसे हैं, हमें कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, और क्योंकि उनका माइंड ऐसा हो गया है कि हम अगर किसी को अपना काम सिखाएंगे तो वो हमसे अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई वो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जो काम सिखाएंगे तो आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी। पहले जो हमारे जो कुछ सीनियर्स हैं वो ये अभी भी ये समझते हैं कि हम अगर किसी को काम सिखा देंगे, अपनी स्किल किसी को बता देंगे तो वो काम सीख जाएगा और मेरा काम बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने सबका जो नसीब है ना वो लिखा हुआ है, और आप अगर किसी को काम सिखाने से आपका काम बंद होता तो आज कराची में इतने इंस्टीट्यूशंस ना होते, लोगों को सिखा नहीं रहे होते। क्योंकि जब हम पढ़े, हम भी स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमें सिखाया गया ना। हाँ, हमारे सिखाने से ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इंस्टीट्यूशन खोल दिया हो और किसी का इंस्टीट्यूट बंद हो गया हो या किसी का क्लिनिक बंद हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, अगर कोई क्लिनिक खोलना चाह रहा है तो सबसे पहले बेसिक जो सेटअप है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, मटेरियल्स, चेयर्स वगैरह, जो आप बताना चाहें? अगर कोई बेसिक अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि उसको 1 डेंटल यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए। एक डेंटल चेयर इनफ है टू स्टार्ट अ प्रैक्टिस। चाहे आपके पास जगह बड़ी हो, अगर आपका प्लान है कि मुझे फर्दर आगे अपना क्लिनिक एक्सपैंड करना है तो आप कोई बड़ी जगह देख लें। इतनी जगह के आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 450 to 500 स्क्वायर फीट की अगर इतनी जगह है तो इसमें आपका एक बहुत अच्छा क्लिनिक बन सकता है। इसमें आपका रिसेप्शन भी आ जाएगा, इसमें आपकी 2 सर्जरीज भी आ जाएंगी, एक लैब भी आ जाएगी, एक छोटा सा डॉक्टर रूम भी आ जाएगा वेयर यू कैन सिट डिस्कस विद पेशेंट्स, और भी सारी चीज़ें हैं। और बेसिक सेटअप के लिए आपके मटीरियल्स हैं, आपके डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटोक्लेव है, उसके अलावा LED लाइट्स है, ऑर्थो के मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक सेटअप्स के लिए तो आपको यही सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा, मटेरियल की जैसे आपने बात करी, तो मटेरियल्स कहाँ से मंगवाने चाहिए, बाहर से या स्टार्टिंग में यहीं से ही चल जाएगा पाकिस्तान से? मटेरियल्स जो है वो यूजुअली आपको सारे पाकिस्तान में मिल जाते हैं, ठीक है। और जब हम मटेरियल्स में आते हैं तो यूजुअली चाइना है, कोरिया है और इटली है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं। कुछ कंपोजिट मटेरियल्स की अगर हम बात करें बहुत स्पेसिफिकली तो US के आते हैं, 3M के कंपोजिट्स आते हैं, कोरिया के कंपोजिट्स आते हैं, आजकल टर्किश बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट डिपेंड्स कि आप जब इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हाथ किस मटेरियल में सेट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप पेशेंट से क्या चार्ज कर रहे हैं। आप पेशेंट से जो हैं वो अगर एक फिलिंग के 2 या 2,500 चार्ज करें कंपोजिट फिलिंग के, और आप कह रहे हैं कि मैं 3M का मटेरियल यूज़ करूं, तो वो तो इनजस्टिस है ना, तो आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। तो आप जिस हिसाब से पेशेंट को चार्ज कर रहे हैं आप उस हिसाब से मटेरियल यूज़ करें, बट बी श्योर कि इसमें पेशेंट का बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पेशेंट से पैसे लिए, आप बहुत ही लो एंड मटेरियल यूज़ कर रहे हो और पेशेंट की बार बार जो है ना वो फिलिंग डिसलॉज हो रही है, तो ये थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाएगा। अच्छा, अगर कराची में छोटी सी जगह पे स्टार्टिंग के लिए कोई क्लिनिक खोलना चाह रहा है तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? If you want to start up a clinic with 1 dental unit, 1 setup,
आई वुड अप्रॉक्सीमेटली से कि अंदाज़न 40 to 50 lakhs जो है ना वो आपके एक सेटअप में इतने एक आपको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें आपको ऑब्वियसली जो आपकी क्लिनिक है, जो आपकी जगह है, उसमें आपको रेंट भी देना है, उसकी मेंटेनेंस भी है, फिर आपकी स्टाफ हैं, आपकी सैलरीज़ हैं, और अल्लाह ना करे अगर किसी क्लिनिक्स में पेशेंट्स नहीं आते, पेशेंट फ्लो, क्योंकि शुरू में तो पेशेंट फ्लो कम होता है, और अगर आपके पेशेंट फ्लो इतना नहीं है 2-3 महीने, तो आपने जो स्टाफ रखा है तो उनकी सैलरीज कैसे आएगी। तो आपके पास बैक एंड पे इतने अमाउंट आपकी रिज़र्व में होनी चाहिए कि आपको कभी मसला ना हो। लोग इस तरह से भी क्लिनिक स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं बीच में कि वो इस जगह पे फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अभी मेरे पास 10-15 लाख रुपए, मैं अभी ये लगा देता हूँ और जब फंस जाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पे आप जो है ना वो अपना बीच में क्लिनिक भी ख़राब कर रहे हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है सैलरीज देने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक आई थिंक रीज़नेबल बात नहीं है। तो इंसान को जो भी काम करे ना वो प्रिपेयर्ड होके करना चाहिए, हर चीज़ प्लान होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 साल में इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई हाउस जॉब ख़त्म करो और क्लिनिक स्टार्ट करो। आप पैसे बचाएं, पैसे जमा करें एंड प्लान फॉर इट कि मुझे 1 साल में इतनी चीज़ें, इतने पैसे रिक्वायर्ड हैं, और वो पैसे जब आपके पास आ जाएं फिर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करें। अच्छा, जगह कैसे चूज़ करें? जगह चूज़ करने के लिए मतलब ऐसी कौन सी आँख चाहिए होती है कि ये जगह अच्छी है तो हम इधर हमारा क्लिनिक चल सकता है? देखें जगह 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेरा पर्सनल ये है कि अगर आपके पास किसी भी कहीं भी ग्राउंड फ्लोर की जगह है ना, तो वो एक आपके लिए बहुत एडवांटेज होता है। अगर आपके पास कहीं बिल्डिंग में जगह होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जितने फ्लोर्स अप जाते हैं आपका रेंट जो है ना वो कम होता जाता है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में, आप फर्स्ट से फोर्थ में चले आएंगे तो फोर्थ फ्लोर का रेंट बहुत कम होगा, क्योंकि वो जगह इतनी एक्सेसिबल नहीं है। तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जगह जो है ना वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। सही। अब डेंटिस्ट तो हम खुद हो गए, सामान भी ख़रीद लिया, स्टाफ कैसे हायर करें? स्टाफ किस तरह से हायर करते हैं? क्या चीज़ देखनी चाहिए उनकी क्वालिफ़िकेशंस में? और दूसरा ये कि लाइसेंसेस कौन से ज़रूरत होती है क्लिनिक खोलने के लिए? कोई लाइसेंस तो ज़रूरत होती होगी। देखें क्लिनिक खोलने के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं है। व्हाट रिक्वायर्स इज़ योर पीएमडीसी लाइसेंस, ठीक है। और स्टाफ हायरिंग की जो बात है, हाँ आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं या 1-2 साल कहीं जॉब एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको इस दौरान ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको किस तरह का डेंटल असिस्टेंट हायर करना है, आपने रिसेप्शनिस्ट कैसा हायर करना है, या आपने जो है क्लिनिक के जो भी अराउंड स्टाफ है या कोई एसोसिएट है, कोई जूनियर डेंटिस्ट हायर करना है तो वो किस तरह से हायर करना है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एटलीस्ट जो आपके डेंटल असिस्टेंट है ना, तो यूजुअली हम यही एड्स इस तरह लगाते हैं कि 2 to 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नए क्लिनिक में एक फ्रेश असिस्टेंट को रख रहे हैं जो कि शायद प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं है, तो आपको भी प्रॉब्लम्स होगी। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आई थिंक होना चाहिए। अच्छा, आपने सबसे पहले एक क्लिनिक खोला, उसके बाद आपने ये कब प्लान करा कि अब मुझे एक्सपेंड करना है, दूसरी ब्रांचेस खोलनी है? तो वो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था, या आपने कब सोचा, कब प्लान करा ये? मेरा फर्स्ट क्लिनिक स्टार्ट हुआ था इन 2017 में, एंड आफ्टर अबाउट 5.5 years मैंने ये सोचा कि अब हमें ग्रो करना चाहिए। जब एक क्लिनिक से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो गई, देन वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट अनदर क्लिनिक। और मेरा और फैमिली का हमेशा से प्लान ये था कि एक ब्रांड नेम होना चाहिए। अगर आप कहीं अब्रॉड में जाएंगे एंड इफ़ यू लुक एट चेन ऑफ क्लिनिक्स, तो हमेशा उनकी मल्टीपल लोकेशंस होती हैं। और अगर आपका, क्योंकि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस है, तो ऑब्वियसली सबका माइंडसेट ऐसा ही है कि हमेशा अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो उसको एक्सपैंड करना चाहिए, है ना, आपको अपने नाम को ग्रो करना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम जो है ना एक सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, सेकंड ब्रांच पे जाते हैं। तो हमने सेकंड ब्रांच जो है वो DHA फेज़ 8 में स्टार्ट की। आज उसको अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं।
और इस दौरान हम दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहे कि हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए टू ग्रो फर्दर इन नेक्स्ट ईयर्स। और इसी तरह से हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वी हैड एन MOU साइन विद टबहार इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमने उनकी जो दोनों मेन लोकेशंस है DHA फ़ेज़ 2 एंड फेडरल एरिया जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने एक MOU साइन किया और दोनों जगह पे जो है ना हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने वहाँ पे अपने डेंटल सेटअप स्टार्ट किए। क्लिनिक का नाम आपने कैसे सोचा? ऐसे ही बस तुक्का लगाया और नाम जहन में आ गया, या बहुत रिसर्च करी इसके बारे में? क्लिनिक का नाम हमने इस तरह से डिसाइड किया क्योंकि हमने सोचा था कि हमें एक ब्रांड बनाना है। तो हमने ऑब्वियसली कुछ वेब सर्चेस वगैरह की कि कौन से जो नाम है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा वो हैं। और हमने एक ये नाम देखा कि द डेंटल स्टूडियो जो है ना वो पाकिस्तान में कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं था। शायद आई थिंक कोई एक कहीं क्लिनिक था, बट उसमें भी किसी उसका कोई नाम एडजॉइनिंग था। तो हमने देखा कि इसमें कोई जो है ना वो नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो द डेंटल स्टूडियो फिर हमने सोचा, इसमें भी जब हमने शुरू में जब नाम रखा था तो मुझे याद है कि लोग आके कहते थे स्टूडियो, तो लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्टूडियो क्या है, क्योंकि स्टूडियो आप उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आप सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोग समझ अच्छा ये कौन सा स्टूडियो है, तो ये मेकअप स्टूडियो है या ये जो है ना वो शूटिंग का स्टूडियो है, इस तरह से। तो फिर हमने ऑब्वियसली अब विद टाइम लोगों को भी चीज़ें पता चलने लगी। अगर कोई डेंटिस्ट एक्सपेंड करना चाह रहा है क्लिनिक, तो आप क्या कहेंगे उसको कि भाई ये वाली गलती मत करना और ये वाली गलती जो है वो आपको एक नुकसान में पहुंचा देगी? तो अगर कोई एक क्लिनिक से दूसरा क्लिनिक ग्रो करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो उसके पास एक टीम ऑफ डेंटिस्ट होनी चाहिए ना। उसके पास एटलीस्ट 3 से 4 या ऐसे डेंटिस्ट होने चाहिए जो उसके सुपरवाइज में हो, जो उसके अंडर काम करते हो। क्योंकि अगर आपकी ख़ुद की प्रैक्टिस है और आप दो डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि दोनों जगह पे इक्वल टाइम देना। और जब आपका एक नाम बन जाता है, जब आपके पेशेंट्स बन जाते हैं, तो जब आपका पेशेंट जो होता है ना वो हमेशा यही कहता है कि भाई मुझे इन डॉक्टर से काम कराना है, मुझे इन डॉक्टर से काम नहीं कराना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो होनी चाहिए कि आपका स्टाफ भी ऐसा ट्रेन होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस भी होना चाहिए और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप मल्टीपल जगहों पर जाके अपना काम कर सकें। अच्छा, जब आपने स्टार्ट करा था तो आपने पेशेंट्स कैसे अट्रैक्ट करे थे? क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से नया स्टार्टअप होता है तो उसमें पेशेंट्स आने में थोड़ा सा मुश्किल होता, तो आपने ऐसी क्या चीज़ें करी थी जिससे पेशेंट्स जो हैं वो आपके क्लिनिक की तरफ अट्रैक्ट हुए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टार्ट में हमने अपना सोशल मीडिया पेज वगैरह बनाया था बैक लाइक 8 years बैक, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर फोकस नहीं थे। मेरा बहुत ज़्यादा प्राइम जो फोकस था ना वो पेशेंट के रिज़ल्ट्स पे था। मैं पर्सनली सारे पेशेंट्स के एक्सरेज। अच्छा, क्या आप अपने पेज को प्रमोट करने के लिए पेड प्रमोशन वगैरह पे जाते हैं या कोई आपने बंदा हायर करा हुआ है? साइड बाय साइड सोशल मीडिया प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेफिनेटली जब आप एक चीज़ को बग़ैर पैसे दिए काम करेंगे तो उसमें फ़र्क होगा, और जब आप पेड प्रमोशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पेज है, जो उसका आउटलुक है या उसका जो रिस्पांस है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो हम जो है वो पेड प्रमोशंस बिल्कुल करते हैं। इसके क्या चार्जेस वगैरह होते हैं अगर आप बताना चाहें तो? यूजुअली अगर आप कोई अच्छी एड एजेंसी से काम करेंगे तो दे वुड चार्ज यू अ नॉमिनल अमाउंट, और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60,000 जो है वो एक रीज़नेबल और एक अच्छी जो एड एजेंसी होगी जो आपके पेज को भी चलाएगी, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपकी ऑर्गेनिक रीच भी होगी। तो अराउंड 40 to 60,000 जो है ना वो आपका जिसमें सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा जो आपकी जो बूस्टिंग अमाउंट होती है, जो आप पेड एड्स करते हैं, वो अलग होती है। आप डेंटिस्ट खुद भी हैं और बिज़नेस भी चला रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस को और क्लिनिकल प्रैक्टिस को? मैनेजिंग 4 क्लिनिक्स टू बी ऑनेस्ट इज़ नॉट ईजी। शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई 4 क्लिनिक्स है और बहुत
जो है ना वो अच्छी मतलब सुकून से बैठे होंगे। तो ऐसा नहीं, ऑब्वियसली मुश्किल होता है क्योंकि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाना, वहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सारे डॉक्टर्स को मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, तो थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन बिल्कुल होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ऑल दीज इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 years सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो रही हैं। मेरी जो बेसिकली जो प्रैक्टिस है और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट्री का रहा है। तो मेरी सारी क्लिनिक्स पे, सारी ब्रांचेस पे जो प्रैक्टिस होती है वो स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट्री है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस भी जो है ना अराउंड माय डोमेन, अराउंड माय ग्रेजुएशन ही रखी है। तो मैं ख़ुद ज़्यादातर डेंटल इम्प्लांट्स और लेज़र डेंटिस्ट्री के पेशेंट्स ही करता हूँ। और जो बाकी जो जनरल डेंटिस्ट्री का काम है या स्पेशलाइज जो भी है, वो मेरे सारे जो कंसल्टेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। फ्रेश डेंटिस्ट अगर क्लिनिक खोल रहा है तो क्या उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि वो कोई FCPS हायर करे एक स्पेशलिस्ट फील्ड का? आपने खुद ही बोल दिया कि अगर कोई फ्रेश डेंटिस्ट है तो डेफिनेटली देखें, कोई भी अगर न्यू ग्रेजुएट है तो आई थिंक उसकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, या अगर अच्छी होगी तो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में अच्छी होगी, या तो उसकी फिलिंग्स बहुत अच्छी होगी या उसकी एक्सट्रैक्शंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि आप वक्त के साथ जब काम करते हो तब भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। फ्रेश डेंटिस्ट को आई थिंक अपने साथ एटलीस्ट ऑन कॉल कोई ना कोई सीनियर सर्जन या कोई सीनियर डेंटिस्ट अपने साथ रखना चाहिए जो कि किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, ताकि अगर वो कभी उसका कोई काम फंस जाता है या कोई ट्रीटमेंट ऐसा हिंड्रेंस आ जाती है तो वो अपने साथ जो है ना अपना उसका पेशेंट ख़राब ना, वो फ़ौरन से अपने डेंटिस्ट को बुला लें और वो उसकी हेल्प आउट करते हैं। तो इसमें क्या शेयरिंग वाला सीन होता है कि शेयर करता है FCPS वाला और जो डेंटल ओनर है? यस, यूजुअली शेयरिंग बेसिस पर ही काम होता है, क्योंकि जो ऑन कॉल होता है ऑब्वियसली आप उसको एक फ़िक्स सैलरी तो नहीं दोगे अगर वो आपके पास हफ्ते में 1 दिन आ रहा है या हफ्ते में 2 दिन आ रहा है। तो वो शेयरिंग बेसिस पे होता है, जो पेशेंट वो करते हैं वो उसका एक शेयर होता है, यूजुअली 30 to 40 या 50% डिपेंड्स, अगर बहुत सीनियर कुलीग है या कोई बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, इस हिसाब से वो म्यूचुअल डिस्कशन पे जो है ना वो शेयर हो जाता है। अच्छा, जब कोई मुश्किल वक्त आया, जैसे पेशेंट्स ज़्यादा नहीं आ रहे हों या जैसे कोरोना का टाइम था, पेशेंट्स वगैरह नहीं आते होंगे, तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करके रखा कि नहीं यार मुझे ये चीज़ जो है ना वो जारी रखनी है? कोविड के टाइम में तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स हुई थी, और बट उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ एक क्लिनिक था, तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से बचाया हुआ था। दुआओं ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमें मोटिवेट किया था, और हम प्रैक्टिस कर रहे थे बट हमारी प्रैक्टिस बहुत मिनिमम प्रैक्टिस थी। आई वुड से शायद हफ्ते में 3 दिन हम काम करते थे, और वो भी फॉर फ्यू आवर्स। जो भी ऑन कॉल या जो इमरजेंसी पेशेंट्स है जिनको बहुत सीवियर पेन है, रूट कनाल करनी है, तो हम सिर्फ वही पेशेंट्स को डील करते थे। और जब मुश्किल वक्त आता है तो डेफ़िनेटली दुआएं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसके साथ साथ जो है वो एक सारे जो जितने भी लोग, जितने भी हमारे स्टाफ है, सबको हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं कि वो भी जो है ना इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं कि भाई पेशेंट लोग कम है, पुराने जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉल बैक करना, उनको फॉलो अप करना, और जो हमारी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम है, हम उनके साथ फिर दोबारा से ऑब्वियसली बैठते हैं, अपनी चीज़ें रीप्लान करते हैं कि हम कहाँ पे कोई चीज़ गलत कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो वहाँ से इनपुट नहीं मिल रहा। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है बिज़नेस के लिहाज से या डेंटिस्ट्री के लिहाज से? इंस्पिरेशन इन डेंटिस्ट्री की अगर बात करें तो जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने देखा कि भाई मुझे क्लिनिक में जो है वो ऑब्वियसली मल्टीपल पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, इम्प्लांट्स के पेशेंट और सर्जरी के पेशेंट्स हैं और डिफ़िकल्ट रूट कनाल के पेशेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी सर्जरी में था। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि डॉक्टर नवीद हमेशा से उनका जो है ना वो हमारा साथ रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। तो सर हमेशा शुरू में जो है ना हमने जब भी सर को हेल्प के लिए बुलाया और सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते थे, सारे डेंटल इम्प्लांट्स के पेशेंट्स करते थे, तो सर को देख देख के मैंने बहुत सारे जो है ना वो सर्जिकल टेक्निक सीखी हैं, इम्प्लांट की टेक्निक सीखी हैं,
और वहीं से जो है ना मेरी जो सर्जरी की जो इम्प्लांट, स्पेशली इम्प्लांट सर्जरी की जो मोटिवेशन थी वो बहुत ज़्यादा सर से मिली है। और उसके बाद ही मैंने प्लान किया था कि आई शुड गो फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम इन डेंटिस्ट्री। तो मैंने जो है वो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ डेंटल इम्प्लांटोलॉजी है, मैंने वहाँ से जो है ना अपनी डेंटिस्ट्री की जो है ना आगे फर्दर स्टडीज़ की थी। आजकल डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जो है ना वो रील्स देख रहा है, मशीन्स आ गई हैं और हर कोई जो है वो नए नए स्किल्स दिखा रहा है अपनी। तो आप लोग, आपकी टीम किस तरह जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलती है? तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और आपको ख़ुद भी जो है ना वो अलर्ट होना चाहिए कि अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, फ्यूचर में क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं जो है ना वो हमेशा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ कि पाकिस्तान में या दुनिया में कौन से डेंटल एग्जीबिशंस होते हैं। मैं हमेशा एक लिस्ट आउट बनाता हूँ पूरे साल की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है या एग्जीबिशंस होते हैं, और मैं देखता हूँ कि कौन से बहुत बड़े एग्जीबिशंस हैं और कहाँ पर जो है ना वो मुझे जाना चाहिए। तो मैं जब भी अल्हम्दुलिल्लाह साल में या साल में 2 दफ़ा जितने भी एग्जीबिशन में जाता हूँ तो मैं हमेशा डेंटल टेक्नोलॉजी के हवाले से अपडेट रहता हूँ। मैं जाके देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ क्या चीज़ें दुनिया में आ गई हैं, पाकिस्तान में क्या चीज़ें नहीं हैं। बट आई थिंक अगर हम रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान में जैसे 3D स्कैनर्स हैं वो भी आ गए हैं। अभी हमने फ्यू मंथ्स बैक डेंटल स्टूडियो ने भी अपना एक स्कैनर ले लिया है और हम भी उस पर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जो अपना जो है वो सेटअप करना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं, इसमें एक्सेल करना चाहते हैं? देखिए, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, अगर आप ये चीज़ इसमें लग जाते हैं ना तो आपका क्लिनिक डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा एफ़र्ट देना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप पेशेंट्स को अकेले डील कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करें। और ये ना सोचें कि आपकी जो है ना वो स्ट्रीट में ही 4 क्लिनिक्स और हैं, या आपके जो दोस्त हैं 5 दोस्त हैं और सबका अपना क्लिनिक है, मैं भी अपना क्लिनिक स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा। हर जगह अगर हम जनरल बात करें तो रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ये तो नहीं सोचता कि यार 4 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी हैं तो मेरा कैसे चलेगा, है ना। हर किसी की टेक्निक्स, हर किसी का स्टैंडर्ड, हर चीज़ डिफरेंट है। तो आप अगर अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया और आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।